11th में बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के 2 वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। ये 3rd वीडियो है। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर में जो स्टडी कर चुके हैं वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, वो हो चुका है। और उसके बाद हमने दूसरी स्टडीज़ की जिसमें आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की स्टडी करने के बाद अब हम अगले राउंड में जाएं तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रूल आ जाता है, वो है एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। तो एवोगैड्रो का एक कंसेप्ट है जो हाइपोथेटिकली स्टडी करना है और उसको फिर अप्लाई करना है। तो इनकी जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि लेट मान लो, इसको मैं सिंपल वे में समझाऊँ कि कंटेनर है और वो 5 लीटर उसका वॉल्यूम, ओके, और ये अपन रूम टेम्परेचर पर लेट 27 डिग्री सेल्सियस पर यानी 300 केल्विन पर स्टडी करते हैं, जहाँ पे प्रेशर 180 ml और कंटेनर क्लोज है। इसके अंदर गैसें भरी हुई हैं, जैसे O2 मैंने भर दिया है, ओजोन है लेट मान लो, मीथेन गैस है या कलेक्टेड फॉर्म पे अमोनिया गैस है, ये सब गैसें इसमें भरी हुई हैं। अब इन सभी जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं, इसमें आप देख रहे हो कि यार ऑक्सीजन गैस में 2 एटम है, O2 फार्मूला है, ओजोन गैस में 3 एटम है, मीथेन गैस में 5 एटम है, CH4 फार्मूला है, और अमोनिया गैस में 4 एटम है, NH3 फार्मूला है। तो इनके एटम तो अलग अलग संख्या दिख रही है अपन को, लेकिन जब कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग गैसों का, उनके मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है कि मैंने O2 लिया है, ओजोन लिया है, मीथेन लिया है, अमोनिया लिया है, इन सभी के मॉलिक्यूल्स का नंबर इक्वल होगा, बराबर होगा। यही कहलाता है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो इसको अगर अपन शब्दों में बोलें तो ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर और कांस्टेंट प्रेशर पर अगर बहुत सारी गैसों का एक मिक्स्ड फॉर्म है या सेपरेटली भी वो अलग अलग कंटेनर में हैं, तो इक्वल वॉल्यूम होने पर इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ओके, समझ में आई बात? तो एट इसको अपन बोल सकते हैं क्या कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो ये कहलाता है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अब ये छोटी सी बात तो है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आगे बहुत ज़्यादा होगा कि आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अगर वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, तो कोई भी 2 गैसें हों, विजिबली फार्मूला बेस्ड उनका भले अलग अलग आपको दिख रहा हो, लेकिन उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ एक कंटेनर में O2 गैस है और एक कंटेनर में SO3 गैस है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, तो देखने वाले को तो ये लगेगा कि O2 गैस इसमें 2 एटम है और SO3 गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड में 4 एटम है, लेकिन इनके जो मॉलिक्यूल्स का रेशियो आएगा वो दोनों के लिए बराबर होगा। तो आपको ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है और इसी के आधार पर आगे पढ़ना है। इमोशनली नहीं कि यार ये O2 गैस है तो O2 गैस छोटा है, SO3 गैस बड़ा है, ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब इसी में एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के जो पहले बर्जीलियस हाइपोथेसिस चलती थी, तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस जो थी लगभग पूरा स्टेटमेंट यही है, बस वो ये मॉलिक्यूल की जगह एटम कहते थे। तो उनका एक जब एटम के रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे तो स्वाभाविक बात है, हमको ये दिख रहा है कि अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर इक्वल हैं तो एटम जो होंगे मे और मे नॉट भी इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है तो यहाँ पे सब जो मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग हैं। O2 में 2 हैं, O3 में 3 हैं, मीथेन में 5 है, अमोनिया में 4 है। तो स्वाभाविक बात है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है, उनका रेशियो 2:3:5:4 है। लेकिन अगर इसी कंटेनर में मैंने O2 H2 Cl2 ले लिया होता तो इनके सबके नंबर ऑफ एटम ऑलरेडी इक्वल दिख रहे हैं आपको, तो इनका रेशियो भी इक्वल आता।
एटम का नंबर और मॉलिक्यूल का नंबर सब कुछ बराबर आता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाँ, एवोगैड्रो हमको ये बताते हैं। अब इसी के आधार पर एवोगैड्रो ने एटम और मॉलिक्यूल को बहुत इजी वे में डिफाइन किया। कैसे? तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब मैं एटम को डिफाइन करूँगा तो एटम क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि एटम जो होता है किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट वो सिंपलेस्ट पार्ट है जिसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। यानी जब हम एटम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि द पार्ट ऑफ द सब्सटेंस और मॉलिक्यूल विच मे और मे नॉट बी फ्री एग्जिस्टेंस। बट मॉलिक्यूल तो बोले मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसका हमेशा फ्री एग्जिस्टेंस होता है। मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने होते हैं, ये बेसिक बात है जो आपको मालूम है। अब जब हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को पढ़ रहे होते हैं तो हाइपोथेसिस पढ़ने के साथ साथ हम इसके कुछ एप्लीकेशन करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इसके एप्लीकेशन इतने इजी हैं समझने के लिए हैं क्योंकि आपको इन एप्लीकेशन से एक कंसेप्ट मिलता है और उन कंसेप्ट का यूज़ करते हैं अपन आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के क्या एप्लीकेशन हैं उनको समझें और देखें कि एप्लीकेशन में आखिर हमको सीखने को क्या मिलता है। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के 3 एप्लीकेशन आपकी बुक में डिस्क्राइब्ड है और आपको उन्हीं पे ध्यान देना है। तो एप्लीकेशन में पहला है डिग्री ऑफ एटॉमिसिटी। अब ये डिग्री ऑफ एटॉमिसिटी क्या है, तो आप शब्दों को सुन के ही समझ पा रहे हैं कि यार कोई एक मॉलिक्यूल होगा और उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उन एटम्स का नंबर ही कहलाता है डिग्री ऑफ एटॉमिसिटी। अब ये मॉलिक्यूल जो हम लेंगे ये होमोजेनस भी हो सकता है, हेट्रोजेनस भी हो सकता है, लाइक H2, O2, N2, ओजोन, P4, एसिड। ये होमोजेनस मॉलिक्यूल हैं, एक ही जैसे एटम से बने हैं। और हेट्रोजेनस भी हो सकता है लाइक HCl, अमोनिया, मीथेन, SO2, SO3। ये अलग अलग एटम से मिलके बने हैं। तो इनमें जो नंबर ऑफ एटम्स है उन्हीं को हम कहते हैं डिग्री ऑफ एटॉमिसिटी। ये डिग्री ऑफ एटॉमिसिटी आप कंडीशनली सब्सटेंस की कितने मॉलिक्यूल हैं उसके आधार पर बता सकते हैं कि जैसे मैं अगर कहूँ कि O2 है मेरे पास तो इसमें 2 एटम है, O3 है तो 3 एटम है, P4 मॉलिक्यूल में 4 एटम है, जबकि एसिड मॉलिक्यूल में 8 एटम है, मीथेन मॉलिक्यूल में 5 एटम है, अमोनिया मॉलिक्यूल में 4 एटम है, SO3 में 4 है, SO2 में 3 है। तो ये डिग्री ऑफ एटॉमिसिटी है। जब यही डिग्री ऑफ एटॉमिसिटी अपन गैसेस के लिए पढ़ते हैं और वो भी गैसेस कौन सी, वो गैसें जो होमोजेनस हैं और एक ही जैसे एटम से मिलकर बनी होती हैं, तो उस केस में आपने 9th में सुना है कि डिग्री ऑफ एटॉमिसिटी की 3 कैटेगरी होती है और उन 3 कैटेगरी को हम कहते हैं मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक ये गैसेस के लिए डिस्क्राइब्ड है, जिसका बेसिक आप समझते हो कि मोनो एटॉमिक गैस होगी तो उसके लिए एग्जाम्पल आप जानते हो, एक जैसे एटम जिनमें हो तो स्वाभाविक इनर्ट गैसेस इसके एग्जाम्पल होती हैं। और डायटॉमिक बोलेंगे यानी जिसमें 2 एटम हो, लाइक O2, N2, Cl2, F2, ये सब डायटॉमिक हैं। और ट्रायटॉमिक में जब बोलेंगे तो उसमें 3 एटम होंगे और उसका एग्जाम्पल हम जानते हैं कि ओजोन है। तो ये इसका बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है और इस छोटे से एप्लीकेशन के आधार पे ही आगे बड़े बड़े कैलकुलेशन होंगे। कैसे होंगे वो अपन आगे देखेंगे। अब जब हम पहला एप्लीकेशन सीखते हैं तो इसी में ज़रूरत आ जाती है कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का सेकंड एप्लीकेशन क्या है। अब सेकंड एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा, तो सेकंड एप्लीकेशन उसी आधार पे पढ़ा जाता है जैसे अपन ने फर्स्ट को देखा। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का सेकंड एप्लीकेशन है उसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम। आपने शायद 9th में सुना है कि मोलर वॉल्यूम क्या है। अभी हम इस चैप्टर में मोल्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, अभी आगे सीखेंगे, जस्ट इसके बाद सब आएगा। मोलर वॉल्यूम का मतलब है कि आगे अभी अपन सिंपल बात में कहें कोई गैस का एक मॉलिक्यूल है या उसका एक मॉलिक्यूलर मास है, उसी आधार पर उसमें एक एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल्स हैं। अभी 1 एवोगैड्रो नंबर क्या है, तो ये भी आपने सुना है 6.02।
10⁻23। इतने मेरे पास मॉलिक्यूल हैं। तो इतने को मॉलिक्यूल्स के नंबर को मैं 1 मोल कंसीडर कर रहा हूँ। तो किसी भी गैस के 1 मोल वॉल्यूम द्वारा 1 मोल अमाउंट द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है उसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल अमाउंट ऑफ एनी गैस इज टर्म्ड एज मोलर वॉल्यूम। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे स्टडी जब करते हैं तो इस मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 22.4 लीटर होती है या 22,400 मिलीलीटर होती है या 22,400 सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब ये मोलर वॉल्यूम मिला कैसे, ये तो पहले तो अपन को याद होना चाहिए कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है। तो मोलर वॉल्यूम अपन जान गए कि किसी भी गैस के 1 मोल अमाउंट द्वारा जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है वही मोलर वॉल्यूम मान लिया जाता है और वो मोलर वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होता है। तो अगर इसको मैथमेटिकली इलस्ट्रेट करें कि आखिर ये मोलर वॉल्यूम कैसे निकालें, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके जितने भी एक्सप्लेनेशन हैं जो कि यूज़ होंगे मैथमेटिकली वो हाइड्रोजन गैस के लिए। तो हाइड्रोजन गैस का कुछ डेटा याद रखें। कभी कोई बोले कि मोलर वॉल्यूम आया कैसे, आप इसको रट रखे हो क्या, तो आप उसको समझा सको या खुद को भी बता पाओ कि मोलर वॉल्यूम आता कैसे सॉल्व हुआ होगा। आप इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ करते हो और आपको मालूम है कि एक सिंपल फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो सभी को मालूम है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि वॉल्यूम सॉल्व करना चाहता हूँ तो आप बोलोगे कि मास अपॉन डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे मैं 1 मोल अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। तो जब 1 मोल अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मोलर वॉल्यूम सॉल्व करना है मुझे। तो स्वाभाविक बात है ये मास है, तो मास जब 1 मोल के लिए करते हैं तो उसको हम मॉलिकुलर मास कह देते हैं, जो कि सब आगे धीरे धीरे आप सीखोगे। तो ये हम मान रहे हैं कि ये मॉलिकुलर मास है और डेंसिटी जो 1 मोल अमाउंट का डेंसिटी होगी वो है। अब आप सब जानते हो कि हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास, तो हाइड्रोजन का जब मास की बात आती है तो हमको याद रहता है 1.008 ग्राम, लेकिन ये क्या है, एटॉमिक मास है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास कितना है, तो इसका भाई डबल कर दोगे क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डायटोमिक है। तो 2.016 ग्राम इज द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो 2.016 ग्राम इज द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब डेंसिटी, तो आपको करना क्या है कि किसी एक गैस की तो डेंसिटी याद रखोगे, तभी तो आप जाके उसको मैथमेटिकली प्रूव कर पाओगे। तो आप कोशिश करो कि हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी आपको याद रहे। हाइड्रोजन गैस की जो डेंसिटी है वो 9 × 10⁻⁵ ग्राम पर सीसी है। 9 × 10⁻⁵ ग्राम पर सीसी इज द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो आप बोल दोगे कि मेरे को डेंसिटी याद है 9 × 10⁻⁵ ग्राम पर सीसी। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो नो डाउट वैल्यू वही आनी है 22,400 सीसी या 22,400 ml या 22.4 लीटर। दिस वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। अब इसी मोलर वॉल्यूम का पूरा मैथमेटिकली यूज़ किया जाता है और इसी के आधार पे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि पहले तो आपको याद हो कि किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम हम जब स्टडी कर रहे होते हैं तो वो हमेशा 22.4 लीटर या 22,400 ml या 22,400 सीसी होता है। और ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। जब आपको मोलर वॉल्यूम बनता है तो इसी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में एक बहुत छोटा सा फार्मूला है जिसकी ज़रूरत आगे एम्पिरिकल फार्मूला और बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स करने में ज़रूरत पड़ेगी। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का एक तीसरा यूज़ भी है और उस तीसरे यूज़ को हम कैसे पढ़ते हैं वो सीखते हैं। आप सबने डेंसिटी सुनी, लेकिन क्या वेपर डेंसिटी सुनी? तो वेपर डेंसिटी भी एक टर्म है। होता क्या है कि ऐसे सब्सटेंस जो वोलेटाइल जो वेपर में बदलते हैं,
लाइक केरोसिन ऑयल, नैप्थलीन, पेट्रोलियम मटेरियल, ये सब चीज़ों का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन करने के लिए प्रैक्टिकली जो वेपर डेंसिटी कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। और इन सब चीज़ों का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन की एक बहुत लार्ज स्केल में मेथड होती हैं, ड्यूमा मेथड, विक्टर मेयर मेथड, जो कि आगे फिल्ट्रेशन वगैरह में डिटेल देखेंगे। तो ये वेपर डेंसिटी हमको तो मालूम हो गई। वैसे जनरल भाषा में हम बात करते हैं डेंसिटी और मास का रिलेशन, तो आप बोल देते हो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन जब आप वेपर डेंसिटी को कोरिलेट करते हो मास के साथ, तो कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। तो एक नया तरह का रिलेशन आता है। इसको कैसे समझें, तो आप ध्यान देना। तो एवोगैड्रो ने समझाया कि किसी भी गैसियस मटेरियल या गैस का वेपर डेंसिटी या वोलेटाइल सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी जो होती है वो हमेशा डेंसिटी ऑफ दैट गैस और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस के रेशियो के बराबर होती है। मैथमेटिकली वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ that gas or volatile substance and density of hydrogen gas। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेपर डेंसिटी की मैथमेटिकल वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं तो हम बोलते हैं कि डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर गैस जिसकी भी पढ़ाई कर रहे हैं अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो इसको कन्वर्जन कर रहे हैं। तो हम यहाँ जहाँ पे डेंसिटी है वो वहाँ पे बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस और गैस अपॉन वॉल्यूम होल अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे अपन जानते हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट फैक्टर लेके चल रहे हैं, तो वॉल्यूम फैक्टर क्या होगा? इक्वल होगा, तो ये कैंसिल कर लेंगे। तो कैंसिल कर लेंगे तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पर्टिकुलर गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मैथमेटिकली आप जानते हो 2.016 ग्राम होता है, लेकिन होल नंबर फॉर्म पे फार्मूले को यूज़ करते हैं और बोलते हैं कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास एज्यूम कर लिया है 2 ग्राम, तो यहाँ पे 2। तो ये एक छोटा सा रिलेशन है जिसका बहुत बड़ा उपयोग है कि किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी जो होती है वो हमेशा मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 होती है। या आप ये कहो कि मुझे जो वोलेटाइल सब्सटेंस मेरे पास है उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं मालूम है, तो उसका कांस्टेंट डेटा वेपर डेंसिटी तो मालूम होगी, तो मैं जल्दी से क्या करूँगा कि मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर लूँगा। अब मुझे इससे वोलेटाइल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास मालूम हो जाएगा और उसके आधार पर फिर मैं बड़े बड़े कैलकुलेशन कर पाऊँगा। तो ये 3 एप्लीकेशन हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के, और इन्हीं के आधार पे पूरे कैलकुलेशन किए जाते हैं। और ये कैलकुलेशन कितने ज़्यादा डीप में हैं वो सब आगे आपको मिलेगा। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में कोशिश करिए कि पहले आप ये 3 बेसिक कंसेप्ट को क्लियर रखें, और जब आप इनको क्लियर रखेंगे तो फिर इसके आगे जब पे पहुँचेंगे तो आगे बहुत छोटी छोटी बारीक बातें हैं जिसमें अब हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और इन्हीं की डिटेल स्टडी करते हैं। तो अब जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है और एटॉमिक मास है, इसको कैसे समझा पढ़ा जाता है, इस पे ध्यान देना है। ये भी बहुत सुनने में सरल लगता है, छोटी सी बात है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। तो एटॉमिक मास क्या है जब हम बोलते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 9th-10th में हमने एटॉमिक मास की डिफिनीसन सीखी है, और एटॉमिक मास की डिफिनीसन वही ऑर्डिनरी तरीका कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास हमेशा कार्बन 12 के मास का 1/12 पार्ट होता है। अब ये कार्बन 12 आइसोटोप है और कार्बन 12 के आइसोटोपिक मास का 1/12 पार्ट किसी भी एटम का एटॉमिक मास का रेशियो इक्वल माना जाता है। ये डिफिनीशन से आप काम नहीं चलेगा। हाँ, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एटॉमिक मास मेजरमेंट जो किया जाता है एटम्स का मास निकालने के लिए कार्बन 12 मेथड का यूज़ होता है, लेकिन मॉडर्न साइनेरियो में अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको एक दिमाग में एक बात क्लिक करनी पड़ेगी और वो बात बहुत इम्पोर्टेंट है
वो ये कि आपको 9th में और 10th में एक बात सिखाई गई, क्या, ध्यान से सुनिएगा, कि न्यूक्लियस है, अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। कभी आपने सुना कि न्यूट्रॉन फ्रैक्शनल है, 2.25 न्यूट्रॉन है, 2.5 न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन 1.25 है, 1.5 है, 2.5 है, 3.5 है? ऐसा नहीं, हमेशा ये पार्टिकल होल नंबर में होते हैं और इनका जो समेसन आता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन एटॉमिक मास मान लिया जाता है। तो स्वाभाविक है, दो होल नंबर का सम भी एक होल नंबर आएगा, तो एटॉमिक मास भी होल नंबर ही होगा। फिर भी अगर आप अभी अभी पीरियोडिक टेबल में देखो, इवन बहुत सारे एटम्स के मास आप देखोगे तो फ्रैक्शनल फॉर्म पे, इवन जैसे आप हाइड्रोजन की बात करिए 1.008 लेते हैं आप, ऑक्सीजन है, कार्बन है, इनके सबके मास देखोगे आप तो पॉइंट्स में दिए हुए हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? तो इसका कारण है कि एक हुआ क्या, इतिहास में एक घटना हुई, आइसोटोप की डिस्कवरी हुई। सॉडी ने आइसोटोप डिस्कवर किए। आइसोटोप क्या है आप जानते हो कि आइसोटोप को जब डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि किसी एक एलिमेंट के, ध्यान सुनिएगा, किसी एक एलिमेंट के, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट के 3 आइसोटोप हैं, आपको मालूम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो दीज आइसोटोप्स आर द प्रोटॉन। तो आप डेफिनेशन में क्या बोलोगे, किसी एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा वो एटम जिनके, अब इनका क्या डिफरेंट है, तो बोले आप पीरियोडिक टेबल में पोजीशन तो एक ही है, यानी एटॉमिक नंबर तो पक्का सेम है, बट एटॉमिक मास अलग अलग है। तो बोलोगे कि द डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोटोप। तो आपको ये तो क्लियर है कि आइसोटोप ये है। अब आइसोटोप जब है तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि यार इसके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास अलग अलग है। तो हुआ क्या कि जब एटॉमिक मास अलग अलग हैं तो फिर स्वाभाविक बात है इनका कंपोजिशन भी अलग अलग होगा। कोई X% होगा, कोई Y% होगा, कोई Z% होगा, क्योंकि अलग अलग एटम है। और इन सभी एटम्स का जो एटॉमिक मास, इनकी एग्जिस्टेंस कंपोजिशन या एबेंडेंट कंपोजिशन का जो अरिथमेटिक मीन निकलता है, वो मीन हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में डेटाबेस वैल्यू एटॉमिक मास की। अब इन नंबर्स का जो मीन निकलेगा वो होल नंबर भी आएगा और वो पॉइंट्स में फ्रैक्शनल फॉर्म पे भी आएगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 ग्राम है। क्यों? क्योंकि इसके जो 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, उसमें प्रोटियम तो 99.67% बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन जो ट्रिटियम है वो नेग्लिजिबल है, रेडियो एक्टिव है। तो इन सब का जो मीन निकला वो आया 1.008 ग्राम। तो हम बोलते हैं कि हाँ, ये मास हुआ एटॉमिक मास। तो हुआ क्या, एक साइंटिस्ट थे एस्टन, ASTON। एस्टन ने एक मास स्पेक्ट्रोग्राफी या मास स्पेक्ट्रोमीटर स्टडी डेवलप की और उसमें किया क्या कि अलग अलग आइसोटोप्स को सेपरेट करके उनका कंपोजिशन परसेंट मालूम हुआ और उस कंपोजिशन परसेंट से उसका मीन निकाला गया और वो मीन ही कहलाता है एटॉमिक मास। क्लियर? तो हम जब एटॉमिक मास की बात कर रहे होते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि वो फ्रैक्शनल में क्यों आया। अब आइसोटोप की जब हम बात कर ही रहे हैं तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि यार हमको ये तो क्लियर हो गया कि आइसोटोप जब एग्जिस्टेंस दिखा रहे हैं तो आइसोटोप के एग्जिस्टेंस के कारण ही मास में ये फ्रैक्शन फॉर्म पे आया। अब आपके दिमाग में एक बात और क्लिक करनी चाहिए थी बहुत पहले जब आपने आइसोटोप सुना, तो वो ये क्लिक करना चाहिए कि यार आइसोटोप तो ठीक हैं, क्यों है, वाई द आइसोटोप्स आर एग्जिस्ट, आइसोटोप होते क्यों हैं। अब इस बात का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलो इस बात का आंसर ढूंढने के लिए एक सिंपल सा दिमाग लगाएं। आप 9th-10th में या बेसिकली 10th में न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, चेन रिएक्शन, ये सब सुनते थे। तो उस सब में आप याद करो कि चेन रिएक्शन में वो कौन सा पार्टिकल था जो बहुत कष्टकारी था, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था, एक्सप्लोजन करता है, जाके टकराता है, बोले कौन सा है, बोले न्यूट्रॉन है।
तो न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है इज द मोस्ट अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। इन तीन फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन इज द मोस्ट अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर लगातार डिकम्पोज होता है और लगातार फॉर्म भी होता है। न्यूट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूटता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर न्यूट्रॉन में बदलते हैं। तो न्यूट्रॉन का टूटना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मिलके न्यूट्रॉन में परिवर्तन या बन जाना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लगभग 10⁻24 टाइम्स इन सेकेंड है। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बैलेंस तो बना रहता है, लेकिन इस बैलेंसिंग कंडीशन में हमको ये तो क्लियर हो जाता है कि एट अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, न्यूट्रॉन की नंबर घटते हैं, प्रोटॉन के नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं, न्यूट्रॉन के नंबर घटते बढ़ते हैं। तो जब ये चेंजेस आते हैं तो आइसोटोपिक डिफॉर्मेशन होता है और एक एटम के अलग अलग फॉर्म डेवलप होते हैं और उन्हीं को हम आइसोटोप कहते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप लो, और आप जानते हो कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर मैं हाइड्रोजन लूँ और बोलूँ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। आप सभी जानते हो कि प्रोटियम को मैं H11 से रिप्रेजेंट करूँगा, ड्यूटेरियम को H21 से रिप्रेजेंट करूँगा या D21 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ट्रिटियम को H31 से रिप्रेजेंट करूँगा या T31 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब इसमें आप ध्यान से देखो किस चीज़ का डिफरेंस है। तो आप बोलोगे यार ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इन सब में प्रोटॉन का नंबर तो गारंटीड 1 है और हम जानते हैं कि ये सभी एटम है और चार्ज आयन तो है नहीं, एटम है और न्यूट्रल है। तो तय बात है जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी तो गारंटी है। तो बोलो यार सॉरी, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, ये तय है, इसकी तो गारंटी है। तो आप बोलोगे प्रोटॉन की अगर नंबर ये है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी यही आएगा, ये भी क्लियर हो गया। अब बात आई न्यूट्रॉन की। तो आप बोलो कि न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन एटॉमिक मास है। यहाँ पे एटॉमिक मास ऑलरेडी 1 है, अब प्रोटॉन का नंबर भी ऑलरेडी 1 है। तो अब न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा? तो बोलोगे 1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1, देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। तो इसका मतलब प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। यहाँ पे एटॉमिक मास 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलरेडी 1 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 आएगा। यहाँ एटॉमिक मास 3 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलरेडी 1 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 आएगा। अब आप ध्यान दो कि आइसोटोप हाइड्रोजन के 3 हैं और इन तीनों आइसोटोप में अगर ध्यान दें तो हम देख पा रहे हैं कि प्रोटॉन का नंबर कांस्टेंट इक्वल है, इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल है, बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर वेरिएबल। तो हमारे को यह पता चल गया कि वाई आइसोटोप्स आर एग्जिस्ट इन नेचर। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे कि आइसोटोप्स आर एग्जिस्ट इन नेचर ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, विच इज ड्यू टू very unstable nature of the neutron present in the nucleus, because it is the most unstable fundamental particle which continuously decomposed into proton and electron in nuclear reaction and its change frequency and conversion rate is approximately 10⁻24 to 10⁻28 times per second। इसी कारण से आप आगे चल के जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन देखोगे और पीछे 9 टाइप में जो देख चुके हो उसमें न्यूट्रॉन ही सबसे ज़्यादा अनस्टेबल पार्टिकल था। क्लियर? तो हमारे दिमाग में ये 2 बातें क्लियर हो गई कि आइसोटोप की कहानी कहाँ से है, आइसोटोप नेचर में क्यों एग्जिस्ट है। जब हम ये सब बातें जानते हैं कि आइसोटोप नेचर में हैं क्यों, किस कारण से है, उसका कारण क्या है, तो फिर हम इसको आगे डिटेल बात कर सकते हैं।
अब जब हम आइसोटोप की बात करते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स को आप देखो पीरियोडिक टेबल में, तो उनके मास जो होंगे वो एवरेज दिए हैं, एवरेज यानी डेसिमल में दिए हैं, पॉइंट्स में दिए हैं। तो आपको समझ जाना होगा कि पक्का ये आइसोटोपिक फॉर्म में होते हैं, और आइसोटोपिक फॉर्म में होने के कारण इनके जो मास होते हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म या डेसिमल पॉइंट में दिए जाते हैं। क्लियर? अब जब आप इन बातों को जानते हैं तो अब फिर आप एटम के मास के बारे में और डिटेल स्टडी करते हैं, और एटम का मास पढ़ने के लिए अब हमको कुछ बातों को जानना होगा। जैसे कि जब मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन का मास या हाइड्रोजन एटम का मास, तो सभी लोग आप जानते हो कि बोलोगे यार 1 ग्राम, 1.008 है, अपन इसको राउंड ऑफ 1 लेते हैं, 1 ग्राम। एक बंदा बोलता है 1 AMU, एक और बंदा होता है जो बोलता है नहीं 1 U। अब आप जितने भी हो जो सुन रहे हो, आपने 9th-10th में इन बातों को सुना है, और अगर नहीं सुना है तो आप ध्यान से सुनिए। एटॉमिक मास को जब हम पढ़ते हैं तो उसको एक यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली मास तो ग्राम में ही एक्सप्लेन होगा, ये तो तय है, अब मास में ही को ग्राम में ही एक्सप्रेस करेंगे हम, ये भी क्लियर है। तो ये U क्या है? तो बोले यार U इज़ अ मॉडर्न टर्म नोन एज यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास आजकल यही चलता है। थोड़ा पहले जाएं तो AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU, स्मॉल लेटर AMU, आपने सबने सुन रखा है, मेरे को नहीं लगता किसी ने ऐसा है बिना सुना हो। AMU इज द एटॉमिक मास यूनिट। अब 1 AMU या 1 U यूनिफाइड मास की कांस्टेंट वैल्यू होती है, कितनी सीखा है? तो 1 एटॉमिक मास की जो वैल्यू आती है वो हमेशा जो प्रोटॉन होता है उस प्रोटॉन के मास के बराबर होती है। ठीक है? अब जब हम इसके बारे में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बोले वैल्यू कैसे याद हो? तो बोले यार हमेशा उस चीज़ को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना यूज़ करोगे उतना याद होगा। तो हम ग्राम में एक्सप्लेनेशन जब देते हैं तो हम बोलते हैं 1 AMU की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। दिमाग में बैठा लो आप इसको। तो 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और 1 यूनिफाइड मास इज ऑलवेज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ग्राम को कन्वर्जन केजी में करोगे तो आप जानते हो, तो 1.67 10⁻⁻27 केजी हो जाएगा। हमको ग्राम में यूज़ करना है। अब आप ये जान लो, अब यहाँ पे एक शब्दों का खेल है जिसको बहुत सीरियसली सुनना देखना चाहिए आपको। जैसे कि मैं बोलूँ कि यार हाइड्रोजन का जो मास है 1 U है, आगे 1 लिखा है और AMU लिख दिया, या 1 और U लिख दिया, या हाँ हाइड्रोजन का मास 1 AMU है या 1 यूनिफाइड मास है। लेकिन एक बंदा कहता है नहीं यार हाइड्रोजन का मास तो 1 ग्राम है। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत सरल है, मैं इसको बताता हूँ आपको। तो जो एटॉमिक मास पढ़ते हैं वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के 2 हमारे तरीके होते हैं। अब वो जो 2 तरीके हैं उनको हम कहते हैं, एक को AMU एटॉमिक मास यूनिट, और दूसरे को कहते हैं GAM ग्राम एटॉमिक मास। आपको ये ध्यान रखना है कि हम कुछ भी एक्सप्लेनेशन करते हैं और वैल्यू डेटा केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं तो जनरली वो फॉर 1 मोल होता है। 1 मोल सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अभी पीछे सुन के आया है कंटेन 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, और 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब 6.02 10⁻23 पार्टिकल है। क्लियर? तो आप इसको सीखने के लिए थोड़ा सा ऑर्डिनरी भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास 1 डजन ऑफ बनाना है, क्लियर? आपने जहाँ 1 डजन सुना दिमाग क्लिक कर गया, यार 12 बनाना है मेरे पास, यानी ये जो 12 है ये इनविजिबल नंबर है, फिर भी आपके दिमाग को क्लिक कर रहा है।
और फिर मैं बोलूँ कि मेरे पास 1 बनाना है, तब तो कोई 12 नहीं बोलेगा, तब तो हर एक बोलेगा कि हाँ एक ही बनाना है। तो ये जो डजन आया और डजन सुनते ही आपको 12 क्लियर हो गया, वैसे केमिस्ट्री में जो डजन वर्ड है, जो केमिस्ट का डजन है, वो है एवोगैड्रो नंबर। कि जैसे मैंने कहा 1 डजन बनाना, तो आप क्लियर कर गए कि मेरे पास 12 पीस ऑफ बनाना है, 12 पीसेस ऑफ बनाना है। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि 1 अपन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, तो आप समझ जाओगे कि यार मेरे पास 6.02 10⁻23 पीसेस पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है। तो जब मैं केमिस्ट्री में यू और एएमयू में बोलता हूँ, तो ये वही हुआ 1 बनाना, एक केला। यानी किसी भी सब्सटेंस के एक पार्टिकल का जो मास होता है उसको हम कहते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं यू या एएमयू से। और जब एएमयू पढ़ लेने के बाद हम जब उस पार्टिकल के मास के उस पार्टिकल का एक पार्टिकल का मास तो हमने एमयू बता दिया, लेकिन अगर मेरे पास एक एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाए तब उसका मास हमेशा जीएम में एक्सप्लेन करते हैं। तो 1 एमयू इज 1.67 10⁻27 kg एंड जीएम is the mass which contain 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे मैं आपको समझाऊं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन है जिसका मास 12 AMU है या 12 U। ये तो यूनिट देखने के बाद आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि यार सर ने जो लिखा हुआ है ये एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं और एक पार्टिकल के बारे में ही वैल्यू बताना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में आ जाता है कि एक पार्टिकल का मास 12 AMU है और 1 AMU 1.67 10⁻24 ग्राम। तो आपको एक पार्टिकल का जो मास है वो मालूम हो जाता है और आप फिर उसको चाहो तो सॉल्व कर ले सकते हो। 12 7 या 84, 12 6 या 70, 0 20.04 10⁻24 ग्राम। It is known as actual mass. The actual mass of any particle, whether a molecule or atom, is the mass of one particle expressed in gram unit and expressed in gram unit, but always written in form of AMU or U, atomic mass unit or unified mass. क्लियर? अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार मेरे को ये एक पार्टिकल से काम नहीं चल रहा है, मेरे को एक एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा कि ठीक है मैं 12 AMU था और अगर उसमें एक एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आप मिल जाएगा 12 1 AMU 1.67 10⁻24 6.02 10⁻23। अब इन सब का मल्टीप्लाइड वैल्यू सॉल्व करूँ तो अमेजिंगली ये जो कैलकुलेशन इनका है, क्योंकि जो एवोगैड्रो नंबर आपको दिखता है वो एक्चुअली में रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ AMU है या AMU इज द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो जब इनकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो 12 ग्राम आएगा। क्लियर? तो जो आप सुनते आए हो 9th 10th में देखते आए हो वो एक्चुअल में GAM है, ग्राम एटॉमिक मास है। ग्राम एटॉमिक मास is the mass of one Avogadro number of particles of atom or molecule or anything asked or written in the chemistry। तो आपको ये बहुत छोटी सी बात क्लियर होनी चाहिए कि जब मैं मास एटॉमिक मास को एक्सप्रेस कर रहा होता हूँ और एटॉमिक मास अगर मैंने U और AMU में यूज़ किया है तो दिस इज़ द मास ऑफ वन पार्टिकल। But when the mass is expressed in gram unit, then it is known as GM, gram atomic mass, and it always contains 1 Avogadro number of particles. 1 Avogadro number of particles। क्लियर हो गई बात? जैसे मैं आपसे बोलूँ कि यार मेरे पास कैल्शियम है और कैल्शियम मेरे पास 40 ग्राम है,
क्या क्लिक करता है दिमाग में? बोले यार 40 ग्राम बोल रहे हैं, इसका मतलब है ये GAM है, और 40 ग्राम कैल्शियम बोल रहे हैं, इसका मतलब है ये 1 मोल है, और ये कंटेन करता है 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर? मैंने कहा यार मेरे पास कैल्शियम 40 AMU है। सुनते ही आपका दिमाग में क्लिक करना चाहिए, यार ये तो AMU में बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक पार्टिकल कैल्शियम का है, यानी कैल्शियम का एक एटम है, और उस इंडिविजुअल एटम का जो एक्चुअल मास है, एक पार्टिकल का जो एक्चुअल मास है वो है 40 AMU। क्लियर? तो अगर आप इस चीज़ को क्लियर रखोगे तो सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यार मेरे पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, C का 12 ग्राम, O2 32 ग्राम, इनको समेसन किया तो 44 ग्राम आया। अब मैं कह दूँ कि मेरे पास 44 ग्राम CO2 है, तो आप बोलोगे यार ग्राम में बोल रहे हैं, यानी इनके पास 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल है, यानी 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल है, वहाँ एटम यहाँ मॉलिक्यूल है। अब मैंने कहा नहीं मेरे पास 44 AMU CO2 है, तो आप बोलोगे हाँ AMU बोल रहे हैं या 44U बोल रहे हैं, यूनिफाइड मास, तो तय बात है कि मेरे पास सिर्फ CO2 का 1 मॉलिक्यूल है, और उस मॉलिक्यूल का मास कहलाता है क्या? एक्चुअल मास। क्लियर? तो आप कोशिश करिए कि जो मैंने बताया है ये बहुत बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चों को यही क्लियर नहीं है, आगे बहुत दिक्कतें आएंगी। न्यूमेरिकल्स का मतलब कैलकुलेशन का मतलब गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब बन जाएगा आपसे, जब आप केमिस्ट्री को सीख पाओगे तब तो बनेगा ना। तो कोशिश करिए, सो सीखिए, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।